हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थी से आपने बात करेंगे। आज अपना टॉपिक रहेगा आज फर्टिलाइजर उर्वरक वाला चैप्टर। अगर अपन बात करें कि सबसे पहले उर्वरक फर्टिलाइजर क्या है। अगर अपन यूँ कहें, उर्वरक एक रासायनिक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण अपने कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला या कारखानों में किया जाता है। अगर अपन यूँ कहें यूरिया, यूरिया एकमात्र ऐसा उर्वरक है जो कार्बनिक उर्वरक होता है। कैसा है? कार्बनिक। और सारे कार्बनिक मतलब यूरिया को छोड़कर वो सारे कैसे हैं? उर्वरक पर अकार्बनिक रासायनिक पदार्थ होते हैं, याद रखेगा। अगर अपन यूँ देखें, अगर उर्वरक जो फर्टिलाइजर उनमें अपन यूँ देखें पोषक तत्वों की संख्या तो कम है, लेकिन प्रतिशत मात्रा क्या है? प्रतिशत मात्रा ज़्यादा होती है, याद रखना। अगर अपन यूँ कहें कि जो उर्वरक होते हैं उनकी आवश्यकता क्यों है, इनके क्या लाभ हैं क्या नहीं, इनके बारे में अपन डिस्कस करने वाले। चलो, अगर अपन जो देखें उर्वरक क्या है भाई, आपसे पूछा जाए फर्टिलाइजर क्या है। अपन जो देखें उर्वरक रासायनिक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, जिनका निर्माण कृत्रिम रूप से कारखानों एवं प्रयोगशाला इनमें किया जाता है। आया। अगर अपन यूं कहें एकमात्र ऐसा उर्वरक यूरिया, एक ऐसा एमाइड उर्वरक होता है। यूरिया जो उर्वरक है कैसा है? कार्बनिक पदार्थ होते हैं, देखिए अगर अपन देखें उर्वरक में समझेगा, इनमें अपन ने देखें पोषक तत्वों की संख्या तो क्या है? पोषक तत्वों की संख्या तो क्या है? कम। लेकिन अपन जो देखें पोषक तत्वों की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है, याद रखिएगा। अगर अपन जो देखें हमारे पूरे विश्व में, सर्वप्रथम अगर अपन देखें पूरे विश्व में सर्वप्रथम जो कृत्रिम रूप से बनाया गया उर्वरक कौन था? एसएसपी। अगर अपन देखें पूरे विश्व में जो प्रथम उर्वरक कृत्रिम रूप से कौन सा बना गया? एसएसपी। कब बना गया? तो जब एसएसपी का निर्माण हुआ था, तो याद ना, इसका निर्माण कहाँ हुआ? तो इसका निर्माण जो है इंग्लैंड में। कहाँ हुआ बेटा? इंग्लैंड में हुआ। और इंग्लैंड में कब हुआ? तो इंग्लैंड में 1800 या कहीं अपन 1843 में इसका निर्माण हुआ। किसने करा? तो याद ना, वो एक वैज्ञानिक था, उनका नाम था एलबी या कह सकते अपन सके, उसका नाम था एलबी लिविस, है ना। एलबी लिविस नामक एक वैज्ञानिक था, उन्होंने इसका निर्माण 1843 में किया था इंग्लैंड में, याद रखिएगा। ठीक है। अगर अपन ने देखें हमारे भारत में, क्योंकि विश्व के समान हमारे भारत में भी प्रथम कृत्रिम जो उर्वरक था वो कौन सा था? तो वो भी कौन सा था बेटा? एसएसपी था। और एसएसपी का निर्माण में अपन जो कहें एसएसपी निर्माण में कौन क्या क्या काम में लिया गया, प्रयोग किया गया? तो याद रखना, एक तो था रॉक फास्फेट,
रॉक फास्फेट, जिसको अपन राख भी बोल देते हैं, क्या बोलते हैं इसको, राख, याद रखना। और अपन देखें इसके साथ में H2P4, ये इसका प्रयोग किया गया। इन दोनों के मिश्रण से अपन देखें रॉक फास्फेट और H2P4 माइनस के रूप में दोनों का मिश्रण करके और इसका निर्माण किया गया। याद रखना, एलबी गिल्स गार्ड था, कौन था, एलबी गिल्स गार्ड था, सॉरी एलबी गिल्स गार्ड। याद रखना, इसका निर्माण किया था, लेविस गार्ड था शायद, है ना, लेविस गार्ड, सॉरी कुछ डाउट है थोड़ा, लेविस गार्ड, ठीक है, इसका निर्माण किया था। ठीक है, अगर अपन जो देखें हमारे भारत में पूरे विश्व के समान ही प्रथम कृत्रिम पूरक भी एसएसपी का निर्माण हुआ, याद रखेगा। अगर अपन देखें इसका निर्माण में दोनों रॉक फास्फेट, जिसको अपन राग भी बोलते हैं, H2P4, दोनों को मिलाकर, दोनों का मिश्रण करके सबसे पहले अपन जो देखें एसएसपी का निर्माण किया गया। अगर हम लोग कहें हमारे राजस्थान, हमारे भारत में सबसे ज्यादा अगर उर्वरक एसएसपी का निर्माण होता है कहाँ पर, राजस्थान। अगर अपन लोग कहें राजस्थान में भी सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, उदयपुर में। याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक एसएसपी का निर्माण कहाँ होता है, तो राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ होता है, उदयपुर संभाग में। चलो मुझे बताओ उदयपुर संभाग में क्यों भाई, क्यों होता है भाई उदयपुर संभाग, क्योंकि उदयपुर की जो खाने हैं उनमें हमेशा याद रखना, ये जो रॉक फास्फेट सबसे ज्यादा सर्वाधिक मात्रा में वहीं पाया जाता है, हाँ उदयपुर में। उदयपुर की कारखानों में सबसे ज्यादा रॉक फास्फेट वहीं पाया जाता है, इसलिए इसको रॉक फास्फेट कच्चे पदार्थ के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, याद रखना। ठीक है, अगर अपन इसका अगर न्यू देखें, इसकी अगर अपन लाभ हानि की बात करें तो इसकी सबसे पहले अपन जो देखें उर्वरक फर्टिलाइजर की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि अपन जो देखें कि पौधे एवं वर्धि के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अगर मान लो कोई पौधा है, पौधे के लिए अगर उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए क्या है, पोषक तत्व चाहिए, तो उसकी पूर्ति के लिए प्रयोग करते हैं उर्वरक का। अगर अपन देखें पौधे एवं फसलों को अति शीघ्र मतलब जल्दी से उपलब्ध पोषक तत्वों की पूर्ति भी कौन करता है, उर्वरक। क्यों, क्योंकि इसमें पोषक तत्वों की संख्या तो कम है लेकिन प्रतिशत मात्रा ज्यादा, इसलिए अपन जो कहें पोषक तत्व अति शीघ्र उपलब्ध की पूर्ति करने में उर्वरक का प्रयोग करते हैं। याद रखें, अपन जो देखें उर्वरक में पोषक तत्वों प्रतिशत मात्रा तो क्या है, अधिक है, पोषक तत्वों की संख्या कम है, इसलिए ये मर्दा में अधिशोषित या कृत्रिम रूप से अधिशोषित तो अर्जित उर्वरक को बढ़ाया जा सकता है, उर्वरक की पूर्ति कर सकते हैं अपन। याद रखना, अपन मर्दा की उर्वरता को बढ़ा सकते हैं, इससे अपन याद रखना, क्योंकि इसमें पोषक तत्व प्रतिशत मात्रा ज्यादा है, इसलिए कृत्रिम या अवशोषित हो जाती है। याद रखें, अगर अपन उर्वरक का अगर अपन लाभ की बात करें तो इसका लाभ तो एक ही है और तो सारी हानियां आनी है। लाभ क्या है, अगर अपन लाभ की बात करें तो याद रखना, मृदा एवं फसलों को पोषक तत्वों की अति शीघ्र उपलब्ध हो जाते हैं, ये इस पोषक तत्व शीघ्रता से उपलब्ध हो जाते हैं, इसका एक लाभ है। लेकिन अपन हानि की बात करें तो याद रखना कि अगर मान लो अपन यूं कहें कि उर्वरक के कारण मृदा की भौतिक, रासायनिक, जैविक दशाओं में प्रतिकूल प्रभाव देखा जाता है। अगर अपन और न्यू देखें उर्वरक से, अगर अपन उर्वरक का प्रयोग करते हैं खेतों में तो मृदा, जल, वायु, ये अपन देखें वातावरण में सभी प्रदूषण का देखें अपन तो ये समस्या देखी जाती है, प्रदूषण की क्योंकि समस्या देखी जाती है, मतलब अपन जो कहें वातावरण दूषित हो जाता है। अगर अपन ने देखें उर्वरक का प्रयोग जो है, उर्वरक का फर्टिलाइजर का प्रयोग जो है अंधाधुंध प्रयोग है, इसलिए मानव और जानवरों को प्रतिकूल पर प्रभाव देखा जाता है। अगर अपन जो देखें उर्वरक की लागत भी अधिक होती है, इसलिए पे याद रखेगा, हाँ। तो अपन जो देख लेते हैं इसके लाभ। अगर अपन लाभ की बात करें तो इसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं, उर्वरकों की लागत अधिक। दूसरी बात करें हानि हानि हानि, अगर अपन देखें उर्वरकों के प्रयोग से मृदा की रासायनिक
भौतिक जैविक दशाओं में प्रतिकूल प्रभाव देखा जाता है। अगर अपन देखें उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग से मानव व जानवरों में प्रतिकूल प्रभाव देखा जाता है। याद रखना। अगर अपन और देखें इसमें और कुछ हानि है क्या? उर्वरकों की लागत अधिक होती है। उर्वरकों का प्रयोग से मृदा की रासायनिक भौतिक सुधार होता है। अनुचित प्रयोग से अपन देखें मानव में जानवरों को प्रतिकूल प्रभाव देखा जाता है। अगर अपन और देखें याद रखना, एक होता है वातावरण दूषित की समस्या देखी जाती है। ये होती है क्या? हानियाँ होती है। याद रखना। अपन बात करेंगे जैसे कि अपन ने देखे फर्टिलाइजर उर्वरक रासायनिक अपन देखें अकार्बनिक पदार्थ हैं जिनका निर्माण अपन देखें प्रयोगशाला कारखानों, है ना, अपन ने देखे प्रयोगशाला कारखानों खरीद रूप से इनका निर्माण किया जाता है। लेकिन अपन ने देखे यूरिया एक कार्बनिक उर्वरक होता है, लेकिन उसका निर्माण भी खरीद रूप से किया जाता है। याद रखना। अगर अपन ने देखें मैंने आपको लाभ भी बताया, क्योंकि लाभ तो इसमें एक ही है। लाभ तो क्या है? क्योंकि पौधों एवं फसलों को अति शीघ्र पोषक तत्वों की उपलब्ध करवा देता है, क्योंकि इसमें पोषक संख्या तो कम है लेकिन प्रतिशत मात्रा तो ज्यादा है। ये अगर अपन ने देखें इसकी उर्वरक की लागत की प्रयोग से, है ना, याद रखना। अपन देख लेते हैं जैसा पूरे विश्व में प्रथम जो उर्वरक है वो खरीद रूप से एसएसपी का निर्माण होता है, और इसका निर्माण जो इंग्लैंड में 1843 में 1843 में इसका निर्माण हुआ। किसने किया? एलवी गिल्स गार्ड ने इसका निर्माण किया था। याद रखना। अगर अपन जो देखें हमारे भारत में भी, हम देखें विश्व के समान हमारे भारत में भी प्रथम खरीद रूप से उर्वरक का निर्माण एसएसपी का हुआ था। याद रखना। और एसएसपी का निर्माण में जो प्रयोग किए थे रोग फास्फेट और दोनों को मिश्रण से, याद रखना, बनाया गया था। अगर अपन देखें हमारे भारत में सबसे ज्यादा एसएसपी का निर्माण कहाँ होता है? राजस्थान में। राजस्थान होता है भारत में। लेकिन अपन देखें राजस्थान में भी कौन सी जगह? उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग में क्यों होता है? क्योंकि उदयपुर संभाग में रोग फास्फेट जो रोग है राख है ना, सबसे ज्यादा कारखाने वहीं है, वहाँ पाई जाती है रोग फास्फेट सबसे ज्यादा, इसलिए, है ना, तो कच्चे पदार्थ के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। याद रखना। अपन बात करेंगे इससे कि अपन वर्गीकरण की बात करेंगे, है ना, और जो फर्टिलाइजर का क्लासिफिकेशन है उसकी बात करेंगे, है ना। चलो अपन देखें वर्गीकरण इतना इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन आता है तो वर्गीकरण से पूछा जाता है। याद रखना। ठीक है। जैसा मैं बनाऊं, देखो एक होता है नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, ठीक। एक होता है फास्फेटिक युक्त उर्वरक। कैसा होता है फास्फेटिक युक्त उर्वरक? एक होता है पोटासिक युक्त उर्वरक, है ना। याद रखना। कैसे हैं उर्वरक और फर्टिलाइजर में? तीन, एक तो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है, पार्ट फास्फेटिक युक्त उर्वरक है, एक अपन देखें पोटासिक युक्त उर्वरक होता है। याद रखना। अपन जो देखें नाइट्रोजन युक्त उर्वरक में कौन कौन से? एक तो है नाइट्रोजन, अगर अपन नाइट्रोजन युक्त उर्वरक में बात करें तो कौन कौन से होते हैं? एक तो है अमोनिकल नाइट्रोजन धारी युक्त उर्वरक। कौन सा होता है? अमोनिकल नाइट्रोजन
अमोनिकल नाइट्रोजन धारी उर्वरक। एक होता है नाइट्रेट युक्त नाइट्रोजन धारी उर्वरक। एक होता है अमोनिकल और नाइट्रेट अमोनिकल और नाइट्रेट युक्त नाइट्रोजन धारी उर्वरक। एक होता है एमाइड धारी उर्वरक। आया, ये चार होता है इसमें ना। अपन जो देखे नाइट्रोजन युक्त उर्वरक में अपन देखे अमोनिकल नाइट्रोजन धारी उर्वरक, नाइट्रेट युक्त नाइट्रोजन धारी उर्वरक, अमोनिकल नाइट्रेट युक्त नाइट्रोजन धारी उर्वरक, एमाइड धारी उर्वरक। क्या रखो इसमें आओ। एक तो जल में विले फास्फेटिक उर्वरक। याद रखिए। दूसरा अपन देखें साइट्रिक अम्ल में विले फास्फेटिक उर्वरक। एक होता है जल और साइट्रिक में अविले उर्वरक, अविले फास्फेटिक उर्वरक। कैसा होता है? ना ये जल में घुलता है, ना कि ये साइट्रिक अम्ल दोनों में अघुलनशील होता है, एक दोनों में नहीं घुलता है ना। याद रखना। अगर अपन पोटासिक उर्वरक की बात करें तो याद रखना, एक तो होता है क्लोरीन आयंस युक्त उर्वरक। याद रखना। दूसरा होता है क्लोरीन विहीन युक्त पोटासिक उर्वरक। याद रखना। अगर अपन देखें पोटासिक युक्त उर्वरक होते हैं, दो होते हैं, क्लोरीन आयंस युक्त उर्वरक होता है, क्योंकि क्लोरीन युक्त जो उर्वरक होता है इनका प्रयोग अपन जो देखें सोलनेसी परिवार के जो भी अपन देखें फसलें होती हैं इनमें प्रयोग नहीं करते हैं। अपन देखें क्लोरीन जो विहीन होता है जिसमें क्लोरीन आयंस नहीं होता है उन्हीं उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। याद रखेगा। अगर अपन जो देख लेते हैं इनका वर्गीकरण जो है, अपन जो कहें ये इनके आधार पर वर्गीकरण होता है। देखें अगर अपन इसके आगे और बात करेंगे, अब एक एक को पढ़ेंगे। अमोनिकल नाइट्रोजन धारी उर्वरक क्या होता है, नाइट्रेट युक्त नाइट्रोजन धारी उर्वरक क्या होता है, अमोनिकल और नाइट्रेट युक्त नाइट्रोजन धारी उर्वरक क्या होता है, और एमाइड धारी उर्वरक क्या है। इन सभी को एक जल में घुलने वाले फास्फोरस कौन से उर्वरक होते हैं जिसमें फास्फोरस होता है, साइट्रिक अम्ल और विले में फास्फेटिक उर्वरक कौन सा जो घुलनशील होता है। अगर अपन देखें जल और साइट्रिक में अविले उर्वरक कौन से हैं जो नहीं घुलते हैं, उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले अपन देखें अमोनिकल नाइट्रोजन धारी उर्वरक। तो अमोनिकल नाइट्रोजन धारी उर्वरक, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताना है कि नाइट्रोजन युक्त उर्वरक क्या होता है। ये ऐसे उर्वरक होते हैं, अपन देखें नाइट्रोजन धारी उर्वरक ऐसे उर्वरक होते हैं जो मृदा और फसलों को प्राथमिक पोषक तत्व अपन देखें नाइट्रोजन की पूर्ति हेतु प्रयोग किया जाता है। याद रखना। अपन देखें नाइट्रोजन युक्त उर्वरक क्या होता है कि मृदा एवं पौधों को नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए जो प्रयोग किया जाता है। याद रखना, है ना। जिनका प्रयोग अपना मृदा और पौधों में नाइट्रोजन पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए जो प्रयोग करते हैं अपन, वो क्या कहलाता है, नाइट्रोजन युक्त होता है।
फास्फेटिक युक्त उर्वरक होते हैं ऐसे उर्वरक जो मृदा और पौधों में फास्फोरस की पूर्ति के लिए प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार अपन देखिए मृदा और पौधों में पोटास की कमी होती है तो उसकी पूर्ति के लिए अपन पोटासिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं। अगर अपन देखें अमोनिकल उर्वरक, अपन जो देखें अमोनिकल उर्वरक की बात करें, ऐसे नाइट्रोजन युक्त उर्वरक अपन देखें अमोनिकल उर्वरक क्या है। ऐसे नाइट्रोजन युक्त उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन जो है अमोनिया के रूप में होती है। किसके रूप में होती है बेटा? नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में होती है। किसके रूप में होती है? नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में होती है। याद रखना, और हमेशा याद रखना जो नाइट्रोजन, क्योंकि मृदा पर, चलो मुझे ये बताना है, एक केस ये बताना कि ये मान लो ये मृदा है, क्या ये मृदा है, सोइल है। अब सोइल में मुझे बताना है कि आयंस कौन सा होता है, दोनों में से कौन सा आयन होता है। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। इन दोनों में से कौन सा होता है, पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है मृदा में? पहले से कौन सा आयंस होता है मुझे बताना पहले। धनात्मक आयंस होते हैं कि या अपन नेगेटिव आयंस होते हैं मृदा में? पहले तो याद रखना, कभी भी मृदा में ऑलरेडी जो है कह सकते हैं अपन नेगेटिव आयंस पाई जाते हैं। तो हमेशा याद रखना जब अपन अमोनिकल उर्वरक का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अमोनिकल उर्वरक में जो है कैसा होता है बेटा, अमोनिकल अपन देखें अमोनिकल का सूत्र होता है NH4 प्लस। कैसा है? धनात्मक होता है, धनात्मक आयंस होता है। अगर मान लो ये मृदा है, मृदा पर कैसा है, मृदा पर अपन जो देखें नेगेटिव आयंस है। अगर मान लो जब पॉजिटिव दोनों का अपन उर्वरक डाला जाता है तो दोनों आपस में क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं। तो याद रखना ये अपन जो देखें जलमग्न जो मृदाएं होती हैं उनमें लीचिंग की हानि बहुत कम होती है। याद रखना, अगर अपन जो देखें नाइट्रेट युक्त उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो लीचिंग की हानि सबसे ज्यादा देखी जाती है। तो अपन लिख लेते हैं, बात करें आगे तो देखा जाए। देखो इनको पढ़ रहे हैं, एक को अमोनिकल नाइट्रोजन धारी ऐसे उर्वरक हैं जिनमें नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में होती है। देखो अगर अपन देखें पौधा नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ही ग्रहण करता है अधिकतम, लेकिन कुछ ऐसा क्रॉप है जो अपन जो देखें नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे अपन देखें धान किस रूप में, तो याद रखना धान का जो पौधा है, धान का पौधा किस रूप में ग्रहण करता है, अमोनिया के रूप में ग्रहण करता है। दूसरी बात अपन देखें अमोनिकल उर्वरक की देखें तो याद रखना इसमें मृदा पर कैसा प्रभाव देखा जाता है, तो अम्लीय प्रभाव। कैसा प्रभाव? अम्लीय प्रभाव। मृदा पर कैसा प्रभाव होता है बेटा? अम्लीय प्रभाव देखा जाता है। अगर अपन और न्यू देखें क्योंकि इसमें लीचिंग, मृदा में पोषक तत्वों की हानि बहुत कम होती है। इसको अपन बोलते हैं लीचिंग। क्या बोलते हैं इसको अपन? लीचिंग। याद रखना, तो याद रखना अमोनिकल उर्वरक का प्रयोग जो है अपन ने देखें, इसका प्रयोग अपन देखें अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों
या आर्द्र जलवायु क्षेत्रों में प्रयोग करते हैं। याद रखना। अपन ने देखें अम्लीय उर्वरक का अम्लीय प्रभाव देखा जाता है, मृदा में पोषक तत्वों की हानि बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि देखें अपन नेगेटिव और पॉजिटिव जब दोनों आयन्स जुड़ जाते हैं तो उसके कारण क्या होता है, मृदा में दोनों अपन जो देखें मृदा पे दोनों अवशोषित होने पर ये दोनों की अपन देखें जलमग्न जो मृदाएं होती है उसमें लीचिंग बहुत कम होती है ना, पोषक तत्वों की हानि कम होती है। इनका प्रयोग अपन देखें अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में प्रयोग करते हैं। याद रखना। अगर अपन देखें नाइट्रोजन जो है पौधा जो है एकमात्र ऐसा धान का पौधा है जो किस रूप में नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में ग्रहण करता है। याद रखना। देख लो आगे। अब देखो कौन कौन सा उर्वरक है, उर्वरक की बात कर लेते हैं। जैसे अपन ने देख ले अमोनियम सल्फेट है ना, अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम क्लोराइड है ना, डीएपी है। ये कैसे हैं? सारे अमोनिकल उर्वरक हैं। देखो कौन कौन से उर्वरक आते हैं अगर अपन ने देख लेते हैं। इनके उदाहरण की बात करें जैसे डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट है ना, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड। डीएपी में अपन देखें नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। ठीक है। अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन भी है सल्फर भी है। नाइट्रोजन की बात करें तो 20.7% के आसपास इसमें नाइट्रोजन होती है। सल्फर की बात करें तो इसमें 23.5% इसमें देखिए अपन ये होती है ना, याद रखना। अमोनियम क्लोराइड में देखें तो अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन की मात्रा देखें तो 26% के आसपास आपको दिखाई देगी। कितने? 26% के आसपास आपको इसमें दिखाई देगी। ठीक है। चलो अब देखते हैं नाइट्रेट युक्त उर्वरक। अगर अपन बात करें कि नाइट्रेट युक्त उर्वरक, नाइट्रोजन धारी उर्वरक की बात करें तो नाइट्रेट युक्त जो नाइट्रोजन धारी उर्वरक होते हैं वो क्या होता है। अगर अपन जो देखें इन उर्वरक का प्रयोग जो है नाइट्रोजन जो है अधिकतम पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। याद रखना। अगर अपन जो देखें मृदा पर इसका प्रभाव कैसा देखा जाता है? क्षारीय प्रभाव देखा जाता है। दूसरी बात, क्योंकि नाइट्रेट के ऊपर कौन सा आयंस होता है? नेगेटिव होता है, जबकि मृदा में भी ऑलरेडी कैसे नेगेटिव, तो इसमें सबसे ज्यादा लीचिंग होती है। और लीचिंग कारण अपन ने देखें तो पोषक तत्वों की सबसे ज्यादा सर्वाधिक हानि भी इसी में देखने को मिलती है। तो इसका प्रयोग अपन ने देखें जलमग्न वाली जो अपन ने देखें अधिक वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं उन पर इसका प्रयोग बहुत कम करते हैं। याद रखना। अगर अपन ने देखें अपने इसका प्रयोग जो है शुष्क क्षेत्रों में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, वहां प्रयोग करते हैं। याद रखना। अगर अपन ने देखें इसका प्रभाव मैंने बता दिया आपको, क्षारीय प्रभाव देखा जाता है। अगर अपन और बात करें जैसे अपन देखें इनका उदाहरण देखें तो सोडियम नाइट्रेट है, अपन देखें कैल्शियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है ना, कैल्शियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट, इन सभी का उदाहरण कैसा है तो अपन देख लेते हैं नाइट्रेट युक्त उर्वरक। चलो दूसरा है अपने पास नाइट्रेट नाइट्रोजन धारी उर्वरक। क्योंकि इसमें याद रखना नाइट्रोजन किस रूप में होती है। नाइट्रोजन का अगर अपन देखें नाइट्रेट के रूप में, किस रूप में होता है बेटा? तो नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में होती है। और पौधा जो है अपन ने देखे पौधा किस रूप में ग्रहण करता है? पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? नाइट्रेट के रूप में। किस रूप में? नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है सबसे। अगर अपन देखें जो नाइट्रेट है उनका अपन ने देखे प्रभाव देख लेते हैं मृदा में। मृदा में प्रभाव देखें तो कैसा होता है बेटा? तो याद रखना क्षारीय प्रभाव देखा जाता है ना, क्षारीय प्रभाव देखा जाता है। कैसा प्रभाव है? क्षारीय प्रभाव देखा जाता है। अगर अपन देखें इनकी लीचिंग,
लीचिंग के कारण पोषक तत्वों की हानि, पोषक तत्वों की हानि अधिक अधिक देखने को मिलती है। अगर अपन देखें नाइट्रेट युक्त उर्वरक का प्रयोग शुष्क क्षेत्रों में अधिक किया जाता है, याद रखना, क्योंकि जलमग्न मृदाओं में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, याद रखना। अगर अपन और अगर इसके उदाहरण की बात करें तो इसके उदाहरण देखो, सोडियम नाइट्रेट, देखो अगर अपन देखें तो सोडियम नाइट्रेट होता है, कौन सा होता है बेटा, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, अपने शॉर्ट लिख लेते हैं यार, सॉरी, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है, इसको भी जैसे लिख लेते हैं, शॉर्ट लिखते हैं ना, ठीक है। अगर अपन देखें सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट, है ना, अपन और देख लेते हैं, जैसे कि पोटेशियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा 13% दिखाई देगी आपको। अगर अपन देखें सोडियम नाइट्रेट, तो सोडियम नाइट्रेट की अगर अपन देखा जाए तो कितनी होती है, तो सोडियम नाइट्रेट में अपन देखा जाए तो 16% के आसपास इसमें नाइट्रोजन देखी जाती है, 16% के आसपास देखी जाती है, 13% इसमें पोटेशियम। अगर अपन ने देखे जाए कैल्शियम नाइट्रेट में देखा जाए तो कैल्शियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा अपन देखें तो 15 के आसपास, 15.5% के आसपास इसमें नाइट्रोजन देखी जाती है, ठीक है। देखिए ये अपने एग्जाम्पल है। अगर अपन जो देखें, क्योंकि नाइट्रोजन जो है, क्योंकि नाइट्रेट जो उर्वरक होते हैं वो पौधा नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है। अगर अपन जो देखा जाए तो इसमें मृदा पर प्रभाव कैसा होता है, क्षारित होता है, पौधा अधिकतम ग्रहण नाइट्रेट के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, और लीचिंग के कारण पोषक तत्वों की हानि भी सबसे ज्यादा इसमें देखने को मिल रही है। दूसरी बात, अपन जो कहें जलमग्न मृदाओं में या अधिक वर्षा वाले क्षेत्र जो होते हैं उन पर इसका प्रयोग नहीं करते हैं। अपन जो देखें समझेगा ऐसा, देखा मान लो ये कोई एक पौधा है, ठीक है, समझेगा, कोई ये पौधा है, ये जड़ क्षेत्र है, क्या है, ये जड़ क्षेत्र है, इसको अपन बोलते हैं जड़ क्षेत्र, ठीक है। अगर मान लो इसमें कौन सा आयन है, ऑलरेडी से ऋणात्मक, कैसा आयन है, ऑलरेडी ऋणात्मक आयन से, कैसा आयन से, ऋणात्मक। जब अगर आपने नाइट्रेट युक्त उर्वरक का प्रयोग किया तो इसमें भी कैसा है, ऋणात्मक है, तो ये दोनों कभी नहीं जुड़ पाते हैं। इसलिए जो पौधा प्रयोग करता है वो तो प्रयोग कर लेता है, जितना उसको चाहिए उसको प्रयोग हो जाता है, अवशोषित कर लेता है, और जो बचता है वो लीचिंग के कारण क्या होती है, नीचे हानि हो जाती है, क्या होता है, नीचे चल जाती है, मतलब अपन जो कहें जड़ क्षेत्र से भी नीचे उर्वरक चल जाते हैं। इसलिए इसका लीचिंग के कारण क्या होता है बेटा, हानि आपको दिखाई देगी, सबसे ज्यादा हानि बीच में देखने को मिलती है उर्वरक की, अपन याद रखना, ठीक है। चलो आगे देखें,
अगर अपन देखें दूसरा, तीसरा कौन सा है, अमोनिकल और नाइट्रेट युक्त, अमोनिकल और नाइट्रेट युक्त उर्वरक। अपन जो देखें इनमें, देखें इन उर्वरकों में जो नाइट्रोजन है, क्योंकि ये जो अमोनिकल और नाइट्रेट युक्त जो उर्वरक होते हैं इनमें नाइट्रोजन जो है, अपन जो देखें नाइट्रोजन जो होती है ये दोनों के रूप में होती है, एक तो अमोनिया के रूप में भी होती है, अमोनिया के रूप में भी होती है, और अपन जो देखें नाइट्रेट के रूप में भी होती है, दोनों के रूप में होती है। याद रखना ये ऐसा उर्वरक होता है जिनमें नाइट्रोजन, नाइट्रेट, अपन जो देखें नाइट्रेट और अमोनिया दोनों के रूप में होती है। याद रखना अगर अपन देखें मृदा पर इन, क्योंकि इन उर्वरकों का अगर अपन प्रभाव देखें तो हमें मृदा पर प्रभाव कैसा है, तो इनका प्रभाव कैसा देखा जाता है, उदासीन। कैसा प्रभाव है बेटा, उदासीन प्रभाव देखा जाता है। कैसा प्रभाव, तो मतलब उदासीन मतलब यूं कहें इसका कोई किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है मृदा पर। याद रखना अगर मैं उदाहरण की बात करें, एक होता है अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट होता है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसको अपन किसान खाद भी कह देते हैं। किसान खाद के नाम से भी जानते हैं। हाँ, अगर अपन देखें कैल्शियम अमोनियम जो नाइट्रेट है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में जो नाइट्रोजन की मात्रा है कितनी है, 25% के आसपास दिखाई देती है। जिसमें अपन जो देखें इनमें अमोनिया में कितनी है और नाइट्रेट में कितनी है, तो इसमें अपन देखें 12.5% के आसपास नाइट्रोजन होती है, जबकि अपन जो देखें नाइट्रेट में जो नाइट्रोजन की मात्रा है 12.5% के आसपास इसमें नाइट्रोजन देखी जाती है। अगर अपन जो देखें अमोनियम नाइट्रेट में देखे जाए तो अमोनियम जो नाइट्रेट होता है उसमें कितनी होती है, तो अमोनियम नाइट्रेट में अपन जो देखें तो कह सकते हैं अपन 33% के आसपास दिखाई देती है। तो अमोनियम नाइट्रेट जो है किस प्रकृति का होता है, तो अगर अपन जो देखें प्रकृति देखें इसकी विस्फोटक प्रकृति का होता है, विस्फोटक प्रकृति। विस्फोटक अपन जो देखें कभी कभी आपने देखा होगा दीपावली वगैरह में पटाखा वगैरह, या अपन जो देखें कुछ बारूद वगैरह बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो बारूद वगैरह जो बलून जो है, पटाखे वगैरह जो बनाने में अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। तो मुझे ये बताना है जो अमोनियम नाइट्रेट जो है, मेरा क्वेश्चन इस प्रकार है कि अमोनियम नाइट्रेट जो है वो तो कैसा है, विस्फोटक प्रकृति का, विस्फोटक प्रकृति का है। लेकिन कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक प्रकृति का क्यों नहीं है। अमोनियम नाइट्रेट तो इसमें भी तो ये भी तो विस्फोटक होना चाहिए, क्यों नहीं है भाई, मुझे बताना। क्योंकि जब अमोनियम नाइट्रेट जो है विस्फोटक प्रकृति का है तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट क्यों नहीं है भाई, बताना। तो मैं कहूं क्योंकि इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कारण क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ये विस्फोटक प्रकृति का नहीं होता। याद रखिएगा, आया। एक होता है, एक बचता है अपने पास, लास्ट बच रहा है एमाइडधारी उर्वरक। तो एमाइडधारी उर्वरक अपन जो देखें, अगर अपन देखें मृदा और पौधों में अगर नाइट्रोजन की पूर्ति को अगर शीघ्रता से अपन देखें या अधिक प्रयोग करते हैं, अगर अपन मृदा और पौधों में नाइट्रोजन की पूर्ति अधिक, सबसे अधिक प्रयोग करते हैं तो वो यूरिया का करते हैं, एमाइडधारी उर्वरक का प्रयोग करते हैं। जैसा यूरिया है, अपन देखें कैल्शियम साइनाइड है ना, इन उर्वरक का प्रयोग अपन प्रयोग करते हैं। तो ये नीचे लिख लेते हैं थोड़ा, एमाइडधारी उर्वरक, अपन देखें मृदा
और फसलों को नाइट्रोजन की पूर्ति हेतु सबसे अधिक उर्वरक का प्रयोग एमाइड उर्वरक का प्रयोग करते हैं। याद रखना, एमाइड उर्वरक अपन देखें यूरिया, और एक होता है जैसा कि कैल्शियम साइनाइड, इसको शॉर्ट बोलते हैं कैल्शियम साइनाइड। तो मुझे बताओ यूरिया का सूत्र क्या है, यूरिया का सूत्र बताना है मुझे, ठीक है। इसका अगर अपन मृदा पर प्रभाव देख लेते हैं, अम्लीय प्रभाव देखा जाता है। कैसा प्रभाव बेटा? अम्लीय प्रभाव देखा जाता है, याद रखना। अगर आप एमाइड धारी उर्वरक होता है उनका मृदा पर कैसा प्रभाव, अम्लीय प्रभाव देखा जाता है। तो ये हो गया अपने पास कि देखें तो सारे कैसे हो गए, तो नाइट्रोजन अपन ने देखें सबसे, अगर अपन ने देख लेते हैं, क्योंकि जो नाइट्रोजन युक्त धारी उर्वरक हैं उनका अपन सारा वर्गीकरण देख लेते हैं। अपन चारों पढ़ लिया अपने, अमोनिकल नाइट्रोजन धारी उर्वरक भी पढ़ा, नाइट्रेट युक्त नाइट्रोजन धारी उर्वरक भी पढ़ा, अमोनियम नाइट्रेट युक्त धारी उर्वरक भी पढ़ा। अगर अपन देखें एमाइड धारी, अब आते हैं अपने पास जैसे कि फास्फेटिक उर्वरक। अपन ने देखें, अब होता है अपने पास अपन देखें फास्फेटिक युक्त उर्वरक, उसका वर्गीकरण देख लेते हैं, है ना। उसको भी अपन आज देख लेते हैं, सारे वर्गीकरण को अपन आज पढ़ लेते हैं और कल से अपन देख लेते हैं जैसा कि उसकी गणना करना सीखनी है। क्योंकि फर्टिलाइजर की कितनी मात्रा में प्रयोग करते हैं, क्यों करते हैं, कितनी मात्रा में अपन को फर्टिलाइजर खरीदना चाहिए, है ना, उसके बारे में अपन कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब लिखो अपने पास जैसे कि अपन फास्फेटिक उर्वरक, ठीक है। तो फास्फेटिक उर्वरक क्या है? तो फास्फेटिक उर्वरक होता है ऐसा उर्वरक, ऐसे उर्वरक होते हैं जिनमें फास्फोरस की, अपन देखें तो फास्फोरस की, इनका प्रयोग फास्फोरस की पूर्ति के लिए प्रयोग करते हैं। तो अपन देखें मृदा और पौधों में फास्फोरस की पूर्ति के लिए किसका प्रयोग करते हैं, जो उर्वरक का प्रयोग करते हैं उसे अपन फास्फेटिक उर्वरक कह देते हैं, है ना, याद रखना। अगर आपने देखा था एक तो जल में विलेय फास्फेटिक उर्वरक होता है, एक होता है जैसा कि साइट्रिक में विलेय फास्फेटिक उर्वरक है, एक होता है जल और साइट्रेट में अविलेय फास्फेटिक उर्वरक होता है, ठीक है, उस प्रकार है। तो ऐसे उर्वरक जिनका प्रयोग अपने फास्फोरस की पूर्ति के लिए प्रयोग करते हैं तो उसे अपन क्या करते हैं, फास्फेटिक उर्वरक कहलाते हैं। चलो हमें शॉर्ट में लिखाऊंगा, है ना, समझेगा। दूसरा वर्गीकरण फास्फेटिक उर्वरक। फास्फेटिक उर्वरक की बात करें, ये ऐसे उर्वरक होते हैं जिनकी फास्फोरस की पूर्ति हेतु प्रयोग किया जाता है, ठीक। किसकी पूर्ति के लिए? फास्फोरस की पूर्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर अपन देखें, एक तो अपन इसमें देख लेते हैं सबसे पहले जल में विलेय फास्फेटिक उर्वरक कैसा है, जल में विलेय फास्फेटिक उर्वरक कैसा है बेटा, जल में विलेय फास्फेटिक उर्वरक था। तो ऐसा कौन कौन से उर्वरक होते हैं जो जल में, तो ऐसे, क्योंकि ये ऐसे उर्वरक होते हैं जिनमें फास्फोरस जो है मोनोकैल्शियम फास्फेट के रूप में, किसके रूप में, मोनोकैल्शियम फास्फेट के रूप में होता है, याद रखना। ये ऐसे उर्वरक होते हैं जिनमें फास्फोरस, हिंदी में लिख लेता हूँ, फास्फोरस से उर्वरक जिनमें फास्फोरस मोनोकैल्शियम फास्फेट के रूप में होता है। इस रूप में पाया जाता है, याद रखना। तो मोनोकैल्शियम फास्फेट अपन देखें मोनोकैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है, याद रखना। अगर अपन जो देख लेते हैं फास्फोरस में, देखें फास्फोरस की कमी की अधिकतम पूर्ति किससे होती है बेटा, तो याद रखना फास्फोरस की अगर देखें तो इससे ही पूर्ति होती है। तो याद रखना, अगर अपन देखें फास्फोरस की कमी की अधिकतम पूर्ति जो है जल विलेय फास्फोरस
जो उर्वरक होते हैं उनसे ही पूर्ति होती है। अगर मृदा पर इसका प्रभाव देखें तो यह अपना उदासीन और हल्का क्षारीय देखा जाता है। मृदा में प्रभाव देखें उदासीन व हल्का क्षारीय देखा जाता है। ये क्या है, ये लाभदायक होता है थोड़ा ना, याद रखना। तो कैसा होता है इससे मृदा पर प्रभाव, याद रखना। अगर अपन इसके उदाहरण की बात करें तो कौन कौन से होते हैं, तो अगर अपन देखें तो सबसे पहले अपन ये भी देख लेते हैं, जो पौधा है, पौधा किस रूप में फास्फोरस को ग्रहण करता है, तो याद रखना H2P4NS के रूप में ग्रहण करता है, याद रखना। तो पौधा फास्फोरस किस रूप में ग्रहण करता है बेटा, इस रूप में आपको ग्रहण करता है, याद रखना। अगर इसका कुछ उदाहरण है अपन देख लेते हैं, जैसा कि SSPA, DSPA, TSPA, है ना, याद रखना। अगर अपन देखें मोनो अमोनियम फास्फेट है, अगर इसकी अगर एग्जाम्पल की बात करें उदाहरण, तो देखना SSP सिंगल सुपर फास्फेट, याद रखना। एक होता है DSP डबल सुपर फास्फेट, एक होता है TSP ट्रिपल सुपर फास्फेट, एक होता है मोनो अमोनियम फास्फेट। कैसा होता है मोनो अमोनियम फास्फेट, मोनो अमोनियम, याद रखना। सिंगल सुपर फास्फेट, डबल सुपर फास्फेट, ट्रिपल सुपर फास्फेट, मोनो अमोनियम फास्फेट, ये कैसे सारे, याद रखना। एक होता है DAP, DAP में फास्फोरस देखें तो इसमें याद रखना 46% आसपास। अगर अपन देखें SSP में सल्फर भी है, फास्फोरस भी है और कैल्शियम भी। सल्फर देखें तो 12% के आसपास सल्फर होता है। फास्फोरस की देखें अपन 16% के आसपास इसमें फास्फोरस होता है। और कैल्शियम की मात्रा देखिए अपन 18.5% के आसपास इसमें देखिए 18.5% जो है इसमें कैल्शियम पाया जाता है। अगर अपन देखें डबल सुपर फास्फेट में अपन देख लेते हैं तो याद रखना इसमें 32%, ट्रिपल सुपर फास्फेट में देखें तो 48% फास्फोरस। अगर अपन देखें मोनो अमोनियम फास्फेट की देखें तो मोनो अमोनियम फास्फेट में नाइट्रोजन तो देखें अपन 11% और 48% अपन देखें तो इसमें फास्फोरस होता है। तो इसमें नाइट्रोजन भी है फास्फोरस में, तो 11% के आसपास नाइट्रोजन है, फास्फोरस अपन देखें तो कितने 48% के आसपास इसमें देखी जाती है इसमें फास्फोरस, याद रखना। ठीक है, चल उतारो। अब बचता है अपने पास सिट्रिक या साइट्रिक अम्ल में घुलनशील फास्फेटिक उर्वरक। ठीक है, देखो साइट्रिक अगर अपन देखा जाए तो साइट्रिक अम्ल में जो फास्फेटिक उर्वरक होता है ये जल में तो अघुलनशील होते हैं, जल में तो घुलते नहीं है, बल्कि ये साइट्रिक में तो घुलनशील होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये मुझे बताना। तो याद नहीं, ये उर्वरकों में डाइकैल्शियम फास्फेट अपन देखें तो अपन न्यू कहें फास्फोरस किस रूप में होते हैं, तो याद डाइकैल्शियम फास्फेट के रूप में होता है। अगर अपन देखें तो पौधा जो है किस रूप में ग्रहण करता है, तो HPO4- के रूप में 2- के रूप में ग्रहण करता है, याद रखना। अपन देखें डाइकैल्शियम फास्फेट, इसका देखें अपन DCP डाइकैल्शियम फास्फेट। अब इसमें देखें डाइकैल्शियम फास्फेट में अपन देखें तो इसमें फास्फोरस की मात्रा देखें तो याद रखना इसमें 33 से 39% आसपास इसमें फास्फोरस की मात्रा होती है, याद रखना। अगर अपन और न्यू देख लेते हैं जैसे बेसिक स्लेग है, तो ये क्या है जल में तो क्योंकि ये डाइकैल्शियम फास्फेट और बेसिक स्लेग दोनों कैसे हैं, जल में अघुलनशील है, बल्कि इसमें साइट्रिक एसिड में दोनों घुलनशील होता है, याद रखना। तो अपना वर्गीकरण अभी तुरंत खत्म करते हैं, बाकी को हम कल देखेंगे। सिट्रिक और साइट्रिक अम्ल में विलेय फास्फेटिक उर्वरक।
इसमें फास्फोरस के रूप में होता है बेटा, तो याद रखना किस रूप में ग्रहण करता है फास्फोरस का पौधा, याद रखना किस रूप में। तो याद रखना जो सिट्रिक साइट्रिक अम्ल में जो अम्ल में विलय फास्फेटिक उर्वर होता है, तो पौधा जो फास्फोरस किस रूप में ग्रहण करता है, तो याद रखना H2O4- के रूप में ग्रहण करता है, याद रखना। अगर अपन देखें किस रूप में पाया जाता है, तो इसमें फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है, तो अपन ने देखें डाइकैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है, जिसको अपन डीसीपी भी कह देते हैं ना, याद रखना। अगर इसमें अपन जो देखें फास्फोरस की मात्रा देख लेते हैं आपस में, तो 33 से 39% के आसपास इसमें फास्फोरस पाया जाता है, याद रखना। अगर अपन और देख लेते हैं जैसा कि कौन कौन से उदाहरण आते हैं, अब देखना। एक होता है डीएसपी डाइकैल्शियम फास्फेट, एक होता है बेसिक स्लेग, ठीक है। दोनों कैसे, इसमें मैंने आपको बताई थी फास्फोरस कितना होता है 33 से 39% के आसपास इसमें फास्फोरस होता है। बेसिक स्लेग की बात करें तो बेसिक स्लेग में 14 से 18% है ना, 14 से 18% के आसपास इसमें फास्फोरस देखा जाता है, ठीक है। अपना लास्ट और बचता है जल व साइट्रिक अम्ल में अविलय। अपन देखें जल व साइट्रिक अम्ल में अविलय फास्फेटिक उर्वरक, तो ये याद रखना। अगर अपन जो कहें ये ऐसे उर्वरक होते हैं जो दोनों में अघुलनशील होता है, हाँ, ये ऐसे उर्वरक होते हैं जो दोनों में अघुलनशील होता है। कैसा होता है, अघुलनशील होता है। कौन कौन से हैं, एक तो होता है हड्डी का चूरा, एक तो हड्डी का चूरा एग्जाम्पल है, याद रखना। और एक रॉक फास्फेट, कैसा है रॉक फास्फेट, कैसा है हड्डी का चूरा और रॉक फास्फेट। हड्डी के चूरे में अगर अपन फास्फोरस की मात्रा की बात करें तो 20 से 25% के आसपास दिखाई देगा। रॉक फास्फेट 20 से 40% के आसपास दिखाई देगा फास्फोरस, ठीक है। फास्फोरस की मात्रा होती है, ठीक है, उतार लो। एक और बच जाता है अपना पोटासिक उर्वरक का वर्गीकरण देख लेते हैं। पोटासिक उर्वरक में कुछ भी नहीं होता, एक तो क्लोरीन आयंस, एक क्लोरीन युक्त उर्वरक होता है, एक क्लोरीन रहित उर्वरक होता है, ठीक है, याद रखना। जिसमें अपन देखते हैं जैसे पोटेशियम क्लोराइड, तो कैसा है, तो पोटेशियम क्लोराइड जिसको अपन एमओपी भी कह देते हैं, क्योंकि उसमें क्लोरीन आयंस पाया जाता है, इसलिए सोलह से तंबाकू है, चाय है ना, चुकंदर, इनमें इसका प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन अगर विकल्प में अगर आपसे पोटेशियम नाइट्रेट दे दे या सल्फेट ऑफ पोटास दे दे, तो उसका अपन को राइट कौन सा करना है, क्योंकि सल्फेट ऑफ पोटास एक उसमें न्यू कहें तो अपन न्यू कहें क्लोरीन आयंस की मात्रा नहीं होती है, याद रखना, ठीक है, उतारो। देखो अगर अपन देख लेते हैं एक और भी है अपने पास पोटासिक उर्वरक का वर्गीकरण है। ये दो प्रकार से होता है, क्लोरीन आयंस युक्त उर्वरक
क्लोरीन विहीन उर्वरक आए कौन कौन से होते हैं देखना। पोटेशियम क्लोराइड, जिसको अपन MOP भी कह देते हैं, क्योंकि अब इसमें याद रखना क्लोरीन आयंस की अधिकता के कारण इसका प्रयोग, कुछ ऐसी फसलें हैं जिनमें इसका प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे अपन देखें सोलनेसी परिवार, सोलनेसी कुल हैं, कुल एवं चुकंदर हैं, तंबाकू है, आलू है, चाय, इनमें इसका प्रयोग नहीं करते, याद रखना, ठीक है, इनमें इसका प्रयोग नहीं करते। अगर अपन इसमें देखें SOP सल्फेट ऑफ पोटास, देखिए अपन सल्फेट ऑफ पोटास, इसमें अपन ने देखें क्लोरिस आइंस नहीं पाया जाता, याद रखना। इसका प्रयोग एक अपन देख लेते पोटेशियम नाइट्रेट, इन दोनों का प्रयोग अपन इनमें प्रयोग कर सकते हैं। सबसे अच्छा विकल्प होता है इन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, याद रखना। मात्रा लिखाऊंगे पोटेशियम क्लोराइड की अपन देखें, एक तो पोटेशियम होता है, नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन 13% के आसपास होता है, पोटेशियम में 44% के आसपास इसमें पोटेशियम की मात्रा होती है, याद रखना, ठीक है। चल, अगर अपन देखें सल्फेट ऑफ पोटास, तो सल्फेट ऑफ पोटास में पोटेशियम की मात्रा कितने दें, तो याद 48 से 50% के आसपास, कितने, चलो अब देख लेते हैं अपन। ऐसे तो पोटेशियम की मात्रा इसमें भी बहुत खतरनाक होती है। एमओपी में पोटेशियम की मात्रा होती है 5860% के आसपास, ठीक है, 58-60% इसमें देखी जाती है, ठीक है। चलो, एक होती है अपने पास प्राथमिक पोषक तत्वों के आधार पर वर्गीकरण, तो अपन इसके बारे में कल डिस्कस कर लेंगे अपन। एक तो अपन देख लेते हैं प्राथमिक पोषक तत्वों के आधार पर वर्गीकरण होता है, और एक होता है प्राथमिक पोषक तत्व प्रतिशत मात्रा के आधार पर वर्गीकरण देंगे। तो अपन ने देखिए प्राथमिक पोषक तत्वों की देखें अपन प्राथमिक पोषक तत्व उपस्थिति के आधार पर वर्गीकरण अपन देखें। एक तो होता है अपने पास देखें इतना सरल, अपन देख रहे हैं सरल साधारण उर्वरक होता है, जिसको अपन सिंपल फर्टिलाइजर भी कह देते हैं, या अपन जो कहें एक जटिल, जिसको अपन कॉम्प्लेक्स भी कह देते हैं। एक होता है मिक्सड फर्टिलाइजर, जिसको मिश्रित कर देते हैं, जिसको हम दो उर्वरकों को एक साथ मिलाकर प्रयोग करते हैं। अगर अपन जो देखें सरल साधारण उर्वरक होते हैं, ऐसे उर्वरक जिनमें केवल एक ही प्राथमिक पोषक तत्व पाए, जैसे कि अपन देखें यूरिया है ना, यूरिया हो जाता है, जैसे कि SSP हो जाता है, अमोनियम फास्फेट हो जाता है ना, याद रखना, मोनो अमोनियम फास्फेट हो जाता है, मोनो अमोनियम फास्फेट नहीं, मतलब पोटेशियम क्लोराइड है, हाँ, याद रखना। रॉक फास्फेट में फास्फोरस की मात्रा आपको पता ही है 20 से 40% के आसपास दिखाई देती है। अगर अपन देखें जटिल उर्वरक, तो जटिल उर्वरक ऐसे उर्वरक होते हैं जिनमें प्राथमिक पोषक तत्व कम से कम 2 होती हैं। कितने होती हैं? इन प्राथमिक पोषक तत्वों की संख्या कितनी? 2 होती है, हाँ। जैसे अपन देख लेते हैं नाइट्रोजन है, फास्फोरस, जैसे DAP में नाइट्रोजन की मात्रा देखिए अपन 18% के आसपास देखी जाती है। अपन देखिए फास्फोरस की मात्रा 46% के आसपास देखी जाती है। अगर अपन देखें मोनो अमोनियम फास्फेट, तो मोनो अमोनियम फास्फेट कैसा उर्वरक है, तो याद रखना जटिल या कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है, याद रखेगा। अगर अपन देखें तो मोनो अमोनियम फास्फेट में नाइट्रोजन की मात्रा देखें तो 11% है। अगर फास्फोरस की मात्रा पूछा जाए आपसे तो 48% आपको पास देखी जाती है। एक होते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, तो पोटेशियम नाइट्रेट में अपन देखें
तो 44% के आसपास पोटेशियम की मात्रा है, 13% नाइट्रोजन की मात्रा है, याद रखना। अगर अपन देखें मिश्रित उर्वरक जो होता है तो उसमें अपन देखें एक तो एसएसपी ले लेते हैं, ये यूरिया, दोनों को मिलाकर प्रयोग कर देते हैं। गाँव में अपन देखा होगा कभी कभी, तो देखे जैसे यूरिया, एसएसपी, डीएपी, एमओपी, इन तीनों को मिलाकर प्रयोग कर देते हैं। एक होते हैं जैसे कि प्राथमिक पोषक तत्वों के आधार पर वर्गीकरण, मतलब अपन ने देखे प्राथमिक पोषक तत्व प्रतिशत मात्रा के आधार पर वर्गीकरण देखें तो एक ऐसे अपन देखें एक उच्च विश्लेषण उर्वरक होता है, जिसे तो अपन बोलते हैं उसको हाई एनालाइसिस फर्टिलाइजर। तो हाई एनालाइसिस फर्टिलाइजर जो होते हैं ये ऐसे उर्वरक होते हैं जिनमें प्राथमिक पोषक तत्व की मात्रा अपन देखें 25% से अधिक होती है, याद रखना। जैसा कि यूरिया है, डीएपी है, डीएपी में फास्फोरस की मात्रा देखें भाई, प्राथमिक पोषक तत्व एनपीके तीनों ही है। तो फास्फोरस कैसा है, प्राथमिक पोषक तत्व जिसमें 25% के से अधिक प्रतिशत की मात्रा होनी चाहिए, जैसे फास्फोरस की मात्रा 46% है। यूरिया में देखो आप नाइट्रोजन की मात्रा 46% है। अपन देखें पोटेशियम नाइट्रेट है, जिसमें पोटेशियम मात्रा अपन देख लेते हैं 44% के आसपास दिखाई देगी, है ना। जैसे अपन कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में अपन देख लेते हैं कितनी 25% नाइट्रोजन है। एक होती है अपने पास से कि निम्न विश्लेषण उर्वरक, जिसको अपन लो एनालाइज फर्टिलाइजर भी कह देते हैं। तो ऐसे उर्वरक होते हैं जिनमें प्राथमिक पोषक तत्व प्रतिशत मात्रा 25% से कम होती है, हाँ। जिसे अपन देखें एसएसपी में फास्फोरस के देखें अपन 16% है, सल्फर देख लेते हैं 12% है, और अपन देख ले कैल्शियम देखें तो इसमें कितने परसेंट होती है, तो याद रखिएगा 18.5% के आसपास देखी जाती है। अमोनियम सल्फेट में अपन सल्फर भी होता है और अपन नाइट्रोजन भी होते हैं। तो अपन जो देखे जाए कि अमोनियम सल्फेट में देखें तो नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो 20.7% होती है, जबकि सल्फर की मात्रा कितनी होती है, सल्फर की मात्रा होती है 23.5% के आसपास देखी जाती है। अमोनियम फास्फेट में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा भी 20% है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के सेशन में। और आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो अपन का कल कह सकते हैं जैसा कि कुछ थोड़ा सा वर्गीकरण बचा है, जैसे कि अपन देखें प्रतिशत के आधार पर, प्राथमिक पोषक तत्व की उपस्थिति के आधार पर। एक होता है जैसे कि अवस्था के आधार पर, एक तो ठोस अवस्था होती है, एक द्रव अवस्था होती है, और इस प्रकार आप देख लेते हैं। एक होता है जैसा कि अपन उर्वरक की गणना कैसे करेंगे वो अपन कल बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, धन्यवाद, थैंक यू।